सर्वप्रथम मैं आपको आज का शेड्यूल बता दूं द्वितीय सत्र का। अभी 4 से 5:15 5:30 तक तो नित्य की भांति आदरणीय चौहान साहब का सत्र चलेगा। 5:30 बजे के बाद आप लोगों की जैसे कल हम लोगों ने मैनेज किया था वो डेली चलेगी। जो भोजन यहाँ पर बन रहा है उसका कालू भाई श्रीमती जी उनकी चौहान साहब के उन्होंने किया था, वो आप बताई जाएगी। और इसके बाद आप लोग जूस ग्रहण करेंगे और जूस के बाद में फिर यहाँ पर ये कुर्सियाँ हट जाएंगी। यहाँ पर एक योग निद्रा का आपका प्रोग्राम होगा यहाँ पर। ये आज का शेड्यूल रहेगा। तो अब परमादरणीय चौहान साहब पधार चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे आएँ और आज के सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय चौहान साहब। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे, एक कदम आगे जाएंगे। आज लाइव टेलीकास्ट के लिए हमें जाना है, सुबह जो बताया था। तो 5:15 5:15 बजे तक हमारा ये सेशन चलेगा। बाकी लाइव के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है शायद यहीं से भी आपकी कोई अरेंजमेंट है तो आप भी देख सकेंगे, लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे। फिर से एक बार बताना ज़रूरी है कि कृपया मोबाइल बंद करें। बंद नहीं कर सकते हैं तो साइलेंस मोड में रख दें, कि जिससे पता चल जाएगा कितने का मिस कॉल हुआ है, तो बाद में बात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने देखा मॉर्निंग फास्टिंग, ब्रेकफास्ट बंद करना, उपवास उत्तम है, खाना खराब है। उपवास के दौरान कुछ भी नहीं लेना, यानी कि निर्जल उपवास। निर्जल यानी कुछ भी पेट में नहीं डालना है, न दवाइयाँ, न पानी, न कुछ भी। हम पहले ऐसा मानते थे कि ज़्यादा पानी पीने से फायदा है, तब बहुत पानी पिया करते थे। उषःपान, आयुर्वेद, वाटर थेरेपी, पानीपथी, और बाद में भी बार बार पानी पीते भी थे, हैबिट बन गई थी और शरीर मांगता भी था, क्योंकि भोजन ऐसा था। जब से पता चला, हमने सुबह का खाना पीना बंद कर दिया, ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, और बाकी के समय में नेचुरल फूड इन नेचुरल फॉर्म, जैसा नेचर ने दिया, जैसा भगवान ने दिया, गॉड गिवन खाना शुरू कर दिया, तो रोग हट गए। साथ साथ पानी की जो डिमांड थी वो भी हट गई। तब हमें पता चला कि जो पकाया हुआ भोजन था ये पानी की डिमांड कर रहा था। भोजन बदल गया, पानी की डिमांड खत्म हो गई। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। यदि प्यास लगती है और पीते हैं तो ये बराबर है। तो ये हम नेचर को,
कुदरत को, भगवान को, प्रभु को, इनके नियम का, प्रकृति के नियम का आदर करते हैं। लेकिन यदि नहीं प्यासे और फिर भी पानी पीते हैं तो ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन है, निरादर है। तो जो हम पहले देखते थे, हमने देख लिया आगे कि जहीं भी हमने प्रकृति का नियमों को तोड़ा, कोई भी प्रकृति के कोई भी नियम को तोड़ा, तो उसका दंड हमें अवश्य मिलता है। तो ऐसे उठने के साथ पानी पीना, या तो सारे दिन नहीं आवश्यकता है, नहीं प्यास है, फिर भी पानी पीना, तो ये अधिक मात्रा में कहते हैं एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ये प्रकृति के नियम का हम उल्लंघन कर रहे हैं। तो करहि पाप पावहि दुख, रुज शोक भय वियोग, या तो बहु रोग वियोग नहीं लोग है, भवदंगदि निरादर के फल ए। तो ये प्रकृति के नियम का निरादर जब करते हैं तो जीवन में दुख आते हैं, और जब शारीरिक स्तर पर नियम को तोड़ते हैं तो शरीर में रोग आते हैं। तो जब ऐसी बात समझ में आई तो हमने पानी, अधिक पानी जो पीते थे वो छोड़ दिया। जब प्यास लगती है पीते हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि अब प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि जो कुछ खाते पीते हैं वो पानी से भरपूर है, पर्याप्त मात्रा में पानी इसमें पड़ा है। तो बाहरी पानी ये भोजन या तो शरीर नहीं मांगता। इसलिए आज हमारा पानी की जो रिक्वायरमेंट है ये इतनी कम कि वी कांट इमेजिन, इतना हो गया है। मतलब पानी पीते ही नहीं है ऐसा कहते तो भी चलता। फिर भी 100 ml ए डे, आधा ग्लास एक दिन में, ये मुंह साफ करने के लिए जो लेते हैं वो पी लेते हैं। एक डॉक्टर पत्नी है गुजरात मोरबी में, बहुत सारे रोग थे, डॉक्टर को खुद को भी कम से कम 10 रोग थे। इन सभी रोग जब वे आए ऐसे सेमिनार में, तब केवल 7 दिन के सेमिनार में 4-5 दिन में ही सभी रोग खत्म हो गए, गायब हो गए। तो ये लोग लगे हुए हैं, उनको समझ में आ गया, डॉक्टर होते हुए भी आज ये भगवान को समर्पित है। और डॉक्टर पत्नी वो तो इतना उपवास करती है, 16 दिन सतत कॉन्जिक्यूटिव एक साथ वो निर्जल रखती है। और ये बताती है कि फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, फैमिली वाले नहीं करने देते, नहीं तो वो तो बताती थी कि 1 महीना तो मैं आसानी से कर लूँगी, और हो सकता है 2 महीना भी कर लूँ या तो सारी लाइफ। लेकिन लोग नहीं करने देते हैं, वो बाधा डालते हैं। लेकिन 16 दिन तो उन्होंने कर लिया है। ये तो फास्टिंग की बात हुई, निर्जल उपवास की बात हुई। लेकिन ये जब से इसमें लगी है, आज वो बताती है कि सिंस लास्ट 9 months, 9 महीने से शी हैज नॉट टेकन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद भी पानी नहीं पिया।
आज 9 महीने वो निकल गए। ऐसा ये सब कुछ पीती है। हाँ, जूस पीती है, ये गॉड गिवन कच्चा खाती है, लेकिन पानी जो हम कहते हैं ऐसा कोई पानी वो नहीं पीती है। आज 9 महीने हो गए। तो ये इतना सरल है, आसान है। ये तो हमारी जब मान्यता बदल जाएगी, हम जब एक्सपेरिमेंट खुद पे कर लेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो ऐसे पानी तो ठीक है, केवल पानी, भोजन भी, यानी कि निर्जल उपवास करने वाले भी आज बहुत है। श्रीलंका में एक कीर्बी करके है, युवान है, 40 के आसपास है, एथलीट है, बहुत सारी गेम्स वो खेलते रहते हैं और गोल्ड मेडल लाते हैं, मैराथन दौड़ भी दौड़ते हैं। और फिर भी वो बताते हैं कि उनका दावा है कि सिंस लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से उसने न कुछ खाया है न कुछ पिया है, केवल नाक से सांस ली है। यानी कि वो बताता है कि आई एम ए ब्रीथेरियन, हाँ, टू ब्रीथ, सांस लेना छोड़ना। तो ये ऐसे 5 साल से रहते हैं। ऐसा किसी को यदि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज सभी के जेब में ही इंटरनेट वाला मोबाइल पड़ा है। तो इसमें आप गोगलेश्वर महादेव को, हाँ, और तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। आप लिख दे कीर्बी DDE, कीर्बी डी लेन रोले, LANEROLLE, कीर्बी डी लेन रोले ब्रीथेरियन, इतना लिख देने से वो सूचना आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। हमारे गुजरात में एक प्रहलाद भाई जानी नामक, जिसे लोग माता जी के उपनाम से पहचानते हैं, आज सिंस लास्ट 85 ईयर्स, हाँ, 85 साल हो गए, न कुछ खाया है न कुछ पिया है। ये खुद तो बताते हैं, लेकिन सारे विश्व में से 150 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विविध ब्रांचेस, फैकल्टी के, वो आए थे अहमदाबाद में। उनको स्पेशल रूम में रखा गया था, ग्लास इसका रूम बनाया गया था। इसमें उनको रखा गया 24 आवर्स निगरानी में। कोई वॉचमैन नहीं रखे थे, वॉचमैन होते तो सो जाते, नींद आ जाती, लेकिन आज के जो वॉचमैन हैं 24 आवर्स वो वॉच करने वाले ऐसे कैमरे वो लगा दिए थे। और उन्होंने देखा कि 1 हफ्ते तक न कुछ खाया न कुछ पिया, फिर भी अपना सारा काम, पोछा लगाना, ये करना वो करना, वो खुद कर लेते थे। संतोष नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ है कैसे होता है, तो 1 हफ्ता और एक्सटेंड कर दिया और फिर भी कुछ पता नहीं चला, तो चले गए।
तो ये मौजूद है आज भी। 85 ईयर्स, हाँ कोई छोटा पीरियड तो नहीं है। अच्छा, उनको मैंने सुना है, वैसे मैं टीवी भी नहीं देखता, रेडियो नहीं सुनता, पेपर्स भी नहीं। हाँ, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है, ना कोई शास्त्र पठन करता, कुछ भी नहीं। फिर भी एक बार मेरी नज़र पड़ गई थी, मैंने उनको सुना तो ये ऐसे बताते थे, संज्ञा ऐसे करते हुए कि मैं 5000 साल जीऊंगा। हाँ, जीते हैं नहीं जीते हैं समय बताएगा, लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे इसमें जो लोग जुट जाते हैं नई भोजन प्रथा में, तो लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि और कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक हमारे साधक है गुजरात में, हरिभाई पटेल करके, वो तो इतना और वो इसमें आ जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ इतना वो मृत्युशैया पे थे, इतने सारे, हाँ डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि अब आप, समय का सवाल है कब ये आपका देह छूट जाए। लेकिन ऐसी व्यक्ति जब इसमें जुट गई, आज इतना स्वस्थ है और 7 साल शायद हो गए, तो वो जब अपना अनुभव सुनाने जाते हैं तो कहते हैं कि अब, हाँ कितना ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे रोकना पड़ता है। वो बताते हैं कि अब भगवान तो क्या, भगवान के बाप की भी ताकत नहीं है कि मुझे 100 साल तक, हाँ मेरी मौत हो सके। मैंने बताया कि ऐसा और कॉन्फिडेंस में मत रहो, भगवान जो आप मानते हैं ऐसी नहीं है कोई शक्ति, वो परम शक्ति है। वो यदि चाहता है तो आप दूसरा, हाँ ये जो आँख खोल बंद नहीं कर सकेंगे। इतना अभी ही आप ये जो जब बता रहे हैं उसी वक्त आपको सर्पदर्श हो जाएगा, आप मर जाएंगे। अभी कोई ऐसा अर्थक्वेक होगा, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। मौत के लिए केवल शरीर का रोग ही नहीं जरूरी है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस अब हम, और बहुत सारे सभी जगह हम जाते हैं, लोग ऐसा ही कहते हैं अब हम तो 100 साल पूरा कर लेंगे, तो वहीं भी प्रतिस्पर्धा होने लगती है। एक ने 100 साल बोला तो एक कहते हैं कि अब मैं तो 150 साल तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो कोई 200 साल बता देते हैं। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरा भी है कि जो भोजन है, सुबह भी मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टर हिपोक्रेट, इसने बताया लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। वो मेडिसिन के फील्ड में थे, इसलिए उन्होंने केवल मेडिसिन तक सीमित रखा। नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, ये भी बॉडी को डील करती है, ये रोगों को डील करती है। तो वहीं भी कहा जाता है कि आहार ही औषधि है। हाँ, हम कहते हैं कि ये औषधि तो फास्टिंग है, आहार कोई दूसरी चीज है। आहार ही जीवन है। किसी ने बताया है कि यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, आप जो खा रहे हैं वो आप है, आप ऐसा बनेंगे। हाँ, फिजिकली, सेंसुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, कोई भी प्लेन पे ये भोजन काम करता है। तो जैसा भोजन वैसे आपके
सारे शरीर बनेंगे। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, जैसे भी इसे समझे हम। या तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, ये जो हमारे शरीर है ये अन्न से ही बनते हैं, भोजन से बनते हैं। भोजन के जो स्थूल भाग है इससे ये स्थूल बॉडी बनता है, और जो सूक्ष्म भाग है इससे मन, बुद्धि, चित्त, ये सूक्ष्म भाग बनता है। इसलिए जैसा भोजन ऐसा हमारा शरीर बनेगा। तो इसलिए हमें भोजन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। और आज स्थिति उल्टी है, हम भोजन पे जोर ही नहीं देते, जैसा आया हाँ खाते ही रहते, बस खाते ही रहते हैं। तो यही आज हम परिणाम, इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना हम गिर गए सभी स्तर पे। केवल शारीरिक नहीं, केवल इतने रोग बढ़ गए ऐसा नहीं, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, हर स्तर पे। तो यदि हमारा भोजन बदल गया तो हमारा ये बदलाव, जीवन में बदलाव आ जाएगा। हम देखते हैं कि सारी सृष्टि में जो 3 प्रकार के भोजन हैं, एक है ओरिजिन, हाँ जहाँ से है भोजन का। ये भगवान कहते हैं गीता जी में कि चंद्र किरण से मैं ये वनस्पति को पोषता हूँ। हाँ, ये जो पूरा वनस्पति जगत है जिसे हम शाकाहार कहते हैं, हमारे आहार के लिए वनस्पति जगत, ट्रीज, प्लांट, हाँ पौधे, ये पेड़, ये जो भी है, तो भगवान कहते हैं कि उनको मैं चंद्र किरण के रस से उसका पोषण करता हूँ। तो ये प्राइमरी फूड हो गया, प्राथमिक जो भोजन है। तो ये है सूक्ष्म आहार। तो चंद्र को कहाँ मिलता है? सूर्य से। सूर्य से को कहाँ मिलता है? तो भगवान बताते हैं मैं ही सूर्य हूँ। तो ये फर्स्ट प्राइमरी फूड जो है ये वनस्पति को मिलता है, वनस्पति ग्रहण करती है। तो ऐसे सूक्ष्म भोजन जो है, हाँ हवा है, प्रकाश है, पानी है, तो इसको ऐसे भोजन को ढूंढने नहीं जाता पड़ता। हाँ ऐसा भोजन वो जहाँ है वहाँ खुद भगवान इसे पहुँचाते हैं। देखो, जो भगवान, भक्त को जाना नहीं पड़ता मंदिर या कहीं भी, भगवान खुद सामने से चले आते हैं। जो मैंने सुबह भी बताया था, ये पार्वती जी, ये मनु शत्रुपा जब तप किया, तब ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते रहते हैं और पूछते हैं बताइए आपकी डिमांड क्या है। तो एक भक्त में इतनी ताकत है, तप में इतनी ताकत है कि भगवान को भी आना पड़ता है, मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे ये जो वनस्पति है वो भी भक्त की तरह है। देखो, वो अपना फल नहीं खाते, वो अपने लिए जीते ही नहीं है। अपनी जो परछाई हैं वो भी औरों के लिए है। कोई भी अपना जीवन न्योछावर कर दिया प्रभु की सेवा में। हाँ जी, तो हम ये देखते हैं कि भोजन का जीवन में केवल बॉडी पर नहीं प्रभाव कैसा रहता है। तो 3 प्रकार के भोजन, इसमें सबसे पहला भोजन ये है भगवान डायरेक्ट देते हैं, प्रभु डायरेक्ट देते हैं, और वो है वनस्पति का भोजन। और ये भोजन सामने से भगवान देते हैं, इसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता।
और इसके हिसाब से क्या होता है, जो वनस्पति है इनका स्वभाव कैसा है, देने का, लेने का बिल्कुल नहीं है, एकदम परोपकारी, एकदम निस्वार्थ। ये आपस में झगड़ते भी नहीं हैं, हाँ, देना चाहते हैं, देते ही रहते हैं। वैसे वे भी खाते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं सभी क्रिया वो करते हैं, खाते हैं, निकालते हैं, प्रजनन प्रजोत्पत्ति भी करते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं वो ही ये करते हैं। फिर भी आपस में न झगड़ते हैं, न कुछ अपना जेब भरते हैं, न कुछ अपना घर भरते हैं, लेकिन वो केवल देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। और हम देखते हैं कि कई पेड़ ऐसे हैं कि जो हजारों साल भी इसकी उम्र भी है। पानी भी उनको लेने जाना नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा वहीं भी दो प्रकार है। एक है हम उगाते हैं तो इसे हम खाद पानी देते हैं तो इसे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई भी पर्वत है, हिमालय है, इसकी टोच पे चले जाइए, वहाँ पानी नहीं है, कौन पानी, कौन खाद देने जाता है, फिर भी हरा भरा रहता है, फल भी इतने लगते हैं। तो ये एनवायरमेंट कॉस्मिक से ले लेते हैं, पानी भी वहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ ये जो हवा है, एनवायरमेंट है, कॉस्मिक एनर्जी जो कहते हैं, इसमें मॉइस्चर भी है, तो ये इसमें से पानी ले लेता है। तो ऐसे न भोजन के लिए जाना होता है, कुदरत भगवान इसके भोजन की चिंता करते हैं, तो वैसे दे दिया तो स्वभाव कैसा हुआ, परोपकारी। अब देखते हैं सेकेंडरी फूड, ये है जो इस वनस्पति को जो खाते हैं, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं, गाय है, भैंस है, ये सब, तो इनको ढूंढने जाना पड़ता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वनस्पति को कोई पैर नहीं दिए, हाथ पैर नहीं दिए। जब जिसको ढूंढने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, तो उनको हाथ पैर भगवान ने दे दिए। एक फिजिकल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ये हमें पता चलता है। दूसरा कि जब ये भोजन लेना पड़ता है तो ये आपस में कभी कभी झगड़ते भी हैं, और ऐसा भोजन जो है, जो चबाना पड़ता है, जो कुछ इसकी इतना सूक्ष्म नहीं है, तो इसका प्रभाव कैसा पड़ता है, वैसे तो वो परोपकारी ही है, फिर भी कभी कभार वो झगड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वो स्वार्थी भी है, उनको अपने बच्चे का ज़्यादा ख्याल है। हाँ, आप देखेंगे कोई भी गाय है तो बछड़े को प्यार करेगी, कोई भी ऐसा बंदर है, कोई भी ये अपने बच्चे को प्यार करेगी, इतना स्वार्थ आ गया वहाँ, वो इसमें वनस्पति में नहीं है। तो ये भोजन का प्रभाव है, फिर भी परोपकारी है। अब देखते हैं कि ऐसे प्राणी को जो खाता है, तो ये है मांसाहारी, शेर है, चित्ता है, तो ऐसे भोजन के लिए उनको भी जाना होता है, तो उनको ये हाथ पैर दे दिए। अब हम देखते हैं दोनों में कितना फर्क है। आप हाथी भी देखो, कितना कदावर, गाय भैंस कोई भी ले लो, लेकिन वो प्रकृति में शांत है। इसे देखें, शेर है, ए लायन या तो ए बाघ, कोई भी टाइगर, इसे देखते हैं तो ये एकदम विकराल स्वरूप है इसका। हाँ, क्यों कि इसको शिकार करना है, जैसे इसको शिकार पे उसका वो देख लेता है तो वहीं वो समर्पित हो जाता है। नेचर ने सब कुछ बनाया है और इसको तोड़ना है, फाड़ना है,
तो ऐसे नौर नख दे दिए, नखून दे दिए, ऐसे दांत भी दे दिए, दंतशूल, जिससे वो तोड़ सके, फाड़ सके, खा सके। तो ऐसी शारीरिक रचना कुदरत ने उनको ऐसे दी। और ऐसा भोजन वो टर्शरी फूड कहते हैं, तीसरे प्रकार का। हाँ, सर्वश्रेष्ठ वो है जो भगवान ने डायरेक्ट दिया। सूक्ष्म भोजन ये मध्यम है, जो ये शाकाहारी प्राणी खाते हैं, और एक कनिष्ठ है जो मांसाहार करने वाले प्राणी खाते हैं। तो ये मांसाहारी प्राणी जो है ये क्रूर स्वभाव का हो जाता है, हाँ, हिंसा वाला, हिंसक हो जाता है और ज़्यादा स्वार्थी होता है। तो यहाँ हमें भोजन का प्रभाव मालूम होता है। तो अभी जो सूक्ष्म भोजन लेता है तो इसकी आयु भी बढ़ जाती है, जो गीता जी में बताया है। तो जितना, क्योंकि जितना खाएगा, जितना पचाएगा, इतने जितना समय लगेगा, तो इतनी वाइटल पावर वहाँ खर्च होगी, तो इतना इसका आयु कम होती जाएगी। अब जितना वो उपवास कर लेते हैं, जितना हल्का सा ये खा लेते हैं, रस आदि, इसलिए हम जो खाना ही है तो रस पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये पचने में हल्का है, ये एनर्जी कम खर्च करता है, इसमें वो कंज्यूम करता है इसलिए शरीर पर कम बोझ पड़ता है और इसी हिसाब से हमारी जो वाइटल पावर है बच जाती है। इससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है और आयु भी बढ़ जाती है। यदि किसी ने टोटली बंद कर दिया तो इसकी आयु और लंबी हो सकती है। तो ये सब हमें पता चलता है। तो ये पानी के बारे में, हाँ, जितना ज़रूरी है उतना ही पीना है। दूध के बारे में भी वैसे हमने बताया दिया है। फिर भी एक और दिखा दें कि दूध एक ऐसा पदार्थ है कि जो खाने से वात, पित्त और कफ स्वतः होते हैं अपने आप। जो पकाया हुआ भोजन है वो भोजन पकने के बाद वात, पित्त, कफ कारक होते हैं, जबकि ये दूध और दूध से बनी चीज़ें वो स्वभावगत एक कफ, वात और पित्त वाली है। कैसे हमें पता चलेगा? हम कहते हैं आप मान लेंगे, नहीं, आप प्रयोग करके देखो। दूध है, दही है, छाछ है, इसकी अभी वो प्लास्टिक बैग में मिलता है, इसको रखो ए नॉर्मल टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं, और आप देखेंगे कि दूध है, इसमें वायु हो जाएगा, वो ऐसा इसमें गैस भर जाएगा। दही है, इसमें और ज़्यादा गैस भरेगा, और छाछ में इससे और ज़्यादा गैस बनेगा। ये जब आप देखेंगे पता चलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्वभावगत, हमने कुछ नहीं किया है, बस समय जाते इसमें गैस प्रोड्यूस होते हैं, बाहर आता है। वैसे था अंदर, वैसे इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने से भी हम देखते हैं कि पानी भी इसका वॉल्यूम बढ़ता है, दूध का भी बढ़ता है, और किसी का भी, ये फिजिकल साइंस का नियम है कि कोई भी पदार्थ को यदि गर्म कर लिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, कद ज़्यादा होता है। तो पानी का भी होगा, दूध का भी होगा। यहाँ हमें पता चलता है जिसमें जितनी हवा है, गैस है, एयर वॉइड्स है, तो इसके हिसाब से इसका कद बढ़ेगा, कम या ज़्यादा। तो पानी का थोड़ा बढ़ता है और वहीं ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, जबकि दूध जो है वो इसमें इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है कि बर्तन के बाहर आ जाता है। तो ये बताता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गैस रहा है। तो एक गैस की एक परीक्षण हो गई। अभी है जिसे हम आयुर्वेद में वात कहते हैं, अभी है पित्त, पित्त यानी खट्टापन, एसिड। तो दूध में एसिड है वो कैसे
वैसे तो ओरिजिनल दूध है, चखते हैं तो मीठा लगता है, लेकिन इसके अंदर ये एसिड भरा पड़ा है। कब कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना है, वैसे रख देते हैं तो समय जाते ही इसमें ये वो ऐसी विकृति खड़ी हो जाएगी कि इसमें से पानी अलग हो जाएगा और यहाँ दही जैसा वो हो जाएंगे। और दोनों को आप वो टेस्ट करेंगे, चखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दोनों में खटास आ गई है। तो ये बताता है कि दूध के अंदर खुद एक खटास जो है ये छिपी हुई थी, एसिड छुपा हुआ था, जो समय जाते अपने आप वो निकल आया बाहर। तो वैसे ही इसी दूध में से हम दही बनाते हैं खट्टा, छाछ बनाते हैं खट्टा। तो ये दूध की प्रॉपर्टी है, इनहरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दूध में वात, दूध में पित्त और दूध में कफ भी है। कफ यानी चिकनाई, म्यूकस। तो दूध वैसे भी ओरिजिनल दूध यदि है तो, हाँ ये तो ओरिजिनल नहीं आता जो इसमें आता है, लेकिन हमने ओरिजिनल खाया है। तो यदि दूध में हाथ वो लगा दिया तो इतना चिकना कि साबुन से भी नहीं जाता, 2-3 दिन तो वैसे ही चिकना रहता है। इसमें से यदि इसे गर्म करते हैं तो ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसे हम मलाई कहते हैं। तो इसे टूटता नहीं खींचने से भी। तो ये बताता है कि इसमें कितना फैट, चिकनाई है, म्यूकस है, और इसमें से ही मक्खन, घी ये सब बनता है जो इतना चिकना है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि दूध में वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, और इसी हिसाब से दूध खाने से हमें सभी प्रकार के रोग होते हैं। बाकी तो हमने देख लिया कि भगवान ने जिसे दूध दिया अपनी माँ को अपने बच्चे के लिए दिया, और इसे छीन लेते हैं तो ये महापाप है, अपराध है। किसी को दुखी करने से हम भी दुखी होते हैं। बाकी ये 1:1 नहीं है। जो ह्यूमन मिल्क है और जो गाय भैंस का मिल्क है देखने में ही सफ़ेद है, बाकी वो अंदर जो आप देखेंगे इनके घटक, इनके इंग्रेडिएंट्स, तो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी आप देख लो, ये 6 से 8 गुना ज़्यादा ह्यूमन मिल्क की कंपैरिजन में है। तो ऐसा लेने से भी शरीर पे ज़्यादा बोझ पड़ता है और शरीर पचा नहीं सकता, और इसी हिसाब से भी रोग होते हैं। तो ऐसे ज़्यादा यदि दूध के लिए जानकारी चाहिए तो मेरी बुक्स में भी थोड़ा कुछ मैंने डाला है। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप ये रिफ़र कर सकते हैं डॉक्टर N.K. शर्मा की बुक, जिसमें मिल्क ए साइलेंट किलर एकदम साइंटिफिकली और सभी एंगल से इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो अब ये थोड़े आए हैं सवाल, इसे ले लेते हैं। क्या HIV पीड़ित व्यक्ति का इस विद्या से इलाज संभव है? देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि इलाज ही नहीं है। हाँ, एक कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, थेरेपी नहीं है, पथी नहीं है। फिर भी इसके को जो इतना श्रद्धा और विश्वास से फॉलो करेंगे तो हमने देखा है कि जो भी रोग है वो चला जाता है। HIV वाले भी लोग आते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि एक बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ोन करते हैं, बाकी अपना वो आइसोलेशन कट कर देते हैं, क्योंकि समाज में उनको डर है कि शायद पता चल जाए किसी को। हाँ, तो इसके लिए वो बहुत डरते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। तो
बहुत सारे HIV वाले आते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते, एक या दो बार कह देते हैं हाँ हमें बहुत फ़ायदा है, ऐसा है वैसा है, बाद में छू हो जाते हैं। और हम भी किसी को सामने से नहीं पूछते, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इनको कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी मुंह छुपाता है, तो हम किसी को नहीं पूछते। तो ऐसे HIV वाले हम तब कैसे कह सकते हैं कि खुद आके बताए कि मुझे इतना फ़ायदा हो गया, हाँ, बाकी सब बताते हैं लेकिन ये लोग मुंह छुपाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि सही रिजल्ट क्या है। लेकिन हम इतना तो मानते हैं कि ये ऑनेस्टली करते हैं कोई भी, ये तो फ़ायदा तो होता ही है, कितना वो खुद डीप जाता है ये तो साधना है, हाँ, जितना डीप जाता है उतना उसे मिलता है। पैर की नस चढ़ती है, मछली जैसे चटपटा होती है। तो इसलिए तो हम ये सेमिनार में आए हैं, ये सब कुछ आपको थियरी और प्रैक्टिकल बताया जाता है, वो खुद पे प्रयोग करो और परिणाम खुद को मिलेगा। और आप ही यहाँ आके बताइए, ऐसा हम आपसे सभी से अनुरोध करते हैं। एक आँख का मोतियाबिंद ऑपरेशन हो चुका है, उसी आँख से फिर दिखता नहीं है, क्या अपक्व आहार से पुनः रोशनी आ सकती है? मधुमेह रहता है। मधुमेह तो चला जाएगा, आपने सुबह भी ये अनुभव देखा। अभी जो ऑपरेशन हो चुका है इसमें अभी ये मनुष्य का हाथ लग गया है, न जाने क्या कैसा हो गया है, किया है मालूम नहीं, लेकिन फिर भी प्रयोग करने से यदि संभव है तो फिर से रोशनी आ सकती है, हाँ, यदि ऐसी डैमेज नहीं हो चुकी है तो। नेचुरल होती तो ज़्यादा संभावना होता। मैं बड़ौदा सर्विस कर रहा था तो वहीं एक माताजी आई, दोनों आँख रोशनी चली गई थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर नागपाल और इससे भी जो बड़े डॉक्टर सभी को बताया था, सभी ने एक ही जवाब दिया था कि अब आपकी उम्र हो गई है, ये आयु की वजह से आपकी ये जो नसें हैं वो सूख गई है, तो अब इसमें कोई संभावना नहीं है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना और कोई इलाज हो सकता है, न दवाइयाँ काम करेगी, तो आपको मरते दम तक अब अंधापा ही झेलना है। तो वो डर गई थी, मेरे पास आई, मैंने बताया यदि आप करती है तो हो सकता है, भगवान तो इतना मायालु कृपालु दयालु है, आप उनकी शरण में चली जाए। एक ही महीना उसने ये प्रयोग सादा ही कर लिया, ज़्यादा वो डीप नहीं गई थी, और दोनों आँख से वो देखने लगी और अपनी जो आयु वाली और स्त्री पुरुष थे इससे भी अच्छा वो देखने लगी। और ये जो मैं आपको बताता हूँ 2003 का मामला है, तो आज 12 साल हो गए, आज भी वो देखती है। क्या मसल इंजरी को ठीक किया जा सकता है? आजकल बच्चों के बाल या तो जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं या गिरने लगते हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सही भोजन, हाँ, उपवास, पहले तो ये नाली को साफ कर लो और बाकी सही भोजन खाया जाए। सो सिंपल, हाँ, जो हम बताते हैं। हाँ, ये बच्चे का तो ठीक है, ये मेरे जैसे बुढ़े का भी आप देख सकेंगे। मैंने एक बार तो बता दिया था, ये बाल काले हो गए बच्चे जैसा, तो बच्चे का तो हो ही सकता है। मसल में कौन सा डैमेज है ये भी ठीक हो सकते हैं, हाँ, तो ये प्रयोग करने की बाबत है। सोलर कुकर में बनाया गया खाना प्राकृतिक सूर्य की किरणों से पकता है,
क्या यह खाना शरीर के लिए ठीक है, क्योंकि यह नेचुरल है। कैसे नेचुरल कहते हैं आप? आपने तो प्रोसेस कर लिया, डायरेक्ट वो सूर्य किरण से नहीं पकता, आपने वहाँ ऐसे प्रोसेस कर ली, इसमें कॉन्संट्रेट किए सन रेज को और इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ, सर्वनाश कर दिया। तो इसे कैसे नेचुरल कह सकते हैं? नेचुरल वो है जो डायरेक्ट सूर्य किरण से पके हैं, वो चाहे पेड़ पे हो, तो ये नेचुरल है, ये अननेचुरल है, ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। तो यही मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन में जितने जितने गलत इंटरप्रिटेशन आए, इसलिए मैं सुबह भी बताता था कि जो भी ये आयुर्वेद है, ये है, वो है, ये गलत इंटरप्रिटेशन का नतीजा है। तो ये सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। नेचुरल किसे कहते हैं? जो नेचुरल ही है, जहाँ हमारा हाथ नहीं पड़ा, हाँ, जहाँ भी मानव का हाथ पड़ा सत्यानाश कर दिया। शहद में कई प्रकार के केमिकल मिले रहते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। शहद निकालते समय लाखों की संख्या में मधुमक्खियों की हत्या होती है। सभी आइटम में क्यों डाला जाता है, इस संबंध में क्या विचार है? आपके विचार से मैं संपूर्णतः सम्मत हूँ। हाँ, लेकिन ये मध के बारे में भी बहुत सारी वो है। हम तो कहते हैं, हम अपने अंगत जीवन में कहीं भी पहले उपयोग करते थे, बाकी जब से हमारी भी सोच में आया हमने मध का प्रयोग छोड़ दिया है। यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में करना होता है, और फिर भी आयुर्वेद के हिसाब से और कोई हिसाब से मन में एक महत्व है मध का, तो चीनी की जगह मध डाल देते हैं। तो वैसे तो जो आपने बताया वो भी सही है, मध ये भी एक हिंसा ही है। मध कल भी मैंने बताया था, जैसे दूध ये पशुजन्य आहार है, वो ऐसे मध भी पशुजन्य आहार है, वो नहीं खाना चाहिए। जब तक हो सके इससे दूर रहना अच्छा है। दूध कोई नहीं पिएगा तो दुधारू जानवर कोई पालेगा नहीं, जिससे उन सभी को कहाँ जाएगा, क्या स्थिति होगी? स्थिति जो होगी वो अच्छी ही होगी। आज हमने ये बुराई कर दी है, हमने इसे बंदी बना दिया है। हाँ, किसी को भी बंदी बना ठीक नहीं लगता। इसके लिए ये कोई दुधारू जो है, गाय है, भैंस है, कोई भी है, वो बंदी नहीं बनना चाहते, वो तो फ्रीडम चाहते हैं, वो जंगल में रहेंगे। हाँ, बहुत सारे पशु पक्षी आप देखो जंगल में रहते हैं। हाँ, और इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, इसकी चिंता करने वाला बैठा है। हाँ, जिसने उसको जन्म दिया वो उसका ये सब कुछ संभाल लेता है। तो ऐसी चिंता हमें नहीं करनी है। लेट इट हैपन, वॉट एवर हैपन्स, डोंट डू एनीथिंग। हाँ, अपने आप जो भी होता है होने दीजिए, वो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। आज हम इनको मारते हैं, आप हमारा ऐसा भोजन खिला खिला कर इनको रोग दे देते हैं, इसको बंदी बना देते हैं, इसको खाना नहीं खाने देते हैं। आप देखो, गाय को हम माता कहते हैं। हाँ, और माँ की हालत क्या है, हमारी माँ की हालत क्या है? हाँ, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। और ऐसी गाय की हालत क्या है, खाने को भी नहीं देते। हाँ, सड़क पे घूमती फिरती है और न खाने को देते हैं, भूख तो कोई सहन नहीं कर पाते। तो अभी वो जो भी मिलता है, प्लास्टिक, ये वो गंदा, सब कुछ खाते हैं और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इतनी परेशानी, ये यदि जंगल में है, हाँ, जो जंगल उसका स्थान है, आपका घर उसका स्थान नहीं है। हाँ, ये जो हमारे घर हम रखते हैं, सपोज
ये तोता है, तो तोता को हमने एक कैद कर लिया, ये पिंजरे में डाल दिया। ऐसे ही सभी ये पशु पक्षी, इसको हमने बंदी बना दिया है, तो उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो यदि आप इसे नहीं पालेंगे तो उनका ज़्यादा कल्याण होगा। और इसकी देखभाल करने वाला आप नहीं हैं, इसकी देखभाल करने वाला ये सारी सृष्टि को संभाल रहा है, ब्रह्मांड को संभाल रहा है, वो इसकी चिंता कर रहे हैं। तो आप चिंता मुक्त रहिए। हाँ जी, तो अब थोड़ा समय हमारे पास है, इतने जो भी सवाल थे हमने ले लिए हैं, और इसमें अभी कोई नहीं है ना, तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अभी हमारे पास 15 और 10 25 मिनट है, तो आप यहाँ आइए। ये तीसरा दिन कंप्लीट होने को है, तो ये 3 दिन में आपको कौन से अनुभव हुए? देखो, मुझे जब पर्सनली मिलते हैं तो लोग इतना भाव विभोर हो जाते हैं, अरे हमारा जीवन बदल गया, हमें ऐसा जानना मिला, हमारे ऐसा वो कब्ज हमारी थी सिंस चाइल्डहुड, सिंस जन्मजात, तो ये सब कुछ केवल 2 दिन में चली गई। ऐसे बहुत सारे प्रतिभाव हमें मिलते हैं, इससे हमें भी अच्छा लगता है। तो ये यदि ऐसा ही आपको यहाँ आके कहना है, ये भी एक आपकी सेवा है, तो जिससे खुद को प्रसन्न चित्त आप हो जाएंगे, आपको इस सेवा करने का एक अंदर से आनंद मिलेगा, और औरों के लिए ये हो सकता है कि किसी के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट भी आ जाए। हाँ, इससे ये हमारी आस्था बढ़ेगी। यहाँ से हम कहेंगे इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आप कहेंगे आपका अनुभव, इसलिए आप एक के बाद एक आइए और बताइए। सुबह माता जी ने आके बताया था, तो अब मैं विनती करूँगा, एक पुरुष, एक स्त्री, एक जेंट, एक लेडी, तो बैलेंस बना रहे। और जो भी यहाँ आए, कृपया अपना अनुभव ही कहना है, वो इधर उधर की बातें नहीं करना है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का अनुभव ले सकेंगे। बाकी बोलना है तो हाँ, सब एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ केवल हमारा अनुभव कहना है, ये और इसके जुड़े हुए कि ये यहाँ आए। देखो, मैं केवल पॉइंट दे देता हूँ, आप आपके परिवार को छोड़ के आए हैं, ये अनुभव भी कह सकते हैं। कभी परिवार से वो नहीं बिछड़े थे, आज 3 दिन हो गए, हाँ, कैसा आपको लगता है? आपने चाय छोड़ी होगी, दूध छोड़ा होगा, कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा, और ये आज छूट गया, तो इससे आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? एनिमा कभी नहीं लिया था, आज लिया तो कैसा लगता है? ऐसा जूस कभी नहीं पिया था, पिया, कैसा लगता है? ऐसे खाना नहीं खाया था, आज खाया, कैसा लगता है? ये पकाया हुआ भोजन छोड़ दिया, कैसा लगता है? दूध से बनी चीज़ें छोड़ दी, कैसा लगता है? कैसा आपका अनुभव है? हाँ, ये सब कुछ फिजिकल वैसे भी बताओ कि बीपी में क्या इफ़ेक्ट हुआ, वजन में क्या इफ़ेक्ट हुआ, पल्स रेट में क्या इफ़ेक्ट हुआ, डायबिटीज़ में क्या, शुगर लेवल में क्या इफ़ेक्ट हुआ। कोई भी ये परेशानी है तो परेशानी भी बताए कि मुझे ये सर दर्द नहीं कभी हुआ था, यह आके सर दर्द हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी प्लस माइनस, ऐसा नहीं है कि अच्छा ही बताना है, जो भी है फैक्ट बताना है। तो आइए, एक के बाद एक 5:15 तक हम ये हमारा यहाँ चलाएंगे।
प्लीज़ एक के बाद एक आते रहिए और शॉर्ट एंड स्वीट, हाँ, जितना ज़रूरी है बस। भाव जी नमस्कार। मेरे को लास्ट 32 ईयर्स से अर्थराइटिस था और पिछले 8 साल से मेरे को माइस्थीनिया था। अर्थराइटिस इतना ज़बरदस्त था कि मैं 6-6 महीने तक बिस्तर पे रहता था, मतलब उठ नहीं पाता, बहुत दर्द होता था। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, 2-3 बार मैं आया हूँ। पिछले साल मैं अप्रैल में आया था अर्थराइटिस के कारण। तो टेवाणी जी ने, डॉक्टर जो रमेश टेवाणी जी हैं, उनके अंडर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो काफ़ी फ़ायदा हो गया, दर्द मेरा काफ़ी चला गया था। मैं उनसे कहा टेवाणी साहब से, मेरे को जो माइस्थीनिया है उसकी मेरे को कोई बताइए कि माइस्थीनिया मेरा इससे ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता आपके ट्रीटमेंट से, नेचुरोपैथी के। उन्होंने कहा मैं को 2 दिन बताऊंगा। 2 दिन बाद उन्होंने कहा भाई नेचुरोपैथी में माइस्थीनिया का मेरे को इलाज नहीं मिला, लेकिन एक रास्ता है, आप जो चाहें वो करें। मैंने क्या? तो बोले एक कच्चा खाना शुरू कर दें तो आपका माइस्थीनिया भी ठीक हो जाएगा और ये बार बार आपका जो अर्थराइटिस रिपीट होता है, हर साल आपको आना पड़ता है, वो भी नहीं आना पड़ेगा ना। ठीक है। मैं वापस बॉम्बे चला गया। वहाँ जाके मैंने एक कच्चा खाना शुरू किया, लास्ट अप्रैल की बात है। कच्चा खाना शुरू किया तो मेरा जो अर्थराइटिस का पेन था बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया। मैंने बिस्तर पकड़ लिया, मैंने फ़ोन किया उनको, उन्होंने कहा डटे रहो, चिंता मत करो, ये पुरानी जो बीमारी निकल रही है, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे पहले निकलेगी और बाद में आप ठीक हो जाओगे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं बहुत परेशान हो गया। सब मैंने आई वॉज कन्फाइंड टू बेड ओनली। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा टेवाणी साहब 22 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। बोले चिंता मत करो, महीना भर हो जाने दो, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। उन्होंने चौहान साहब के भी रेफरेंस दिया कि आपको एश्योरेंस देता हूँ, आप कच्चा खाओ, आप चिंता मत करो। 22वें दिन में जो है मेरे बिस्तर से नीचे उतरा और वापस धीरे धीरे करके 5-4 दिन के अंदर मैं चलने फिरने लगा। लेकिन पिछले महीने करीब 15-20 साल से खट्टा नहीं खाया था। खट्टा खाता था और मेरे को पेन शुरू हो जाता था अर्थराइटिस का। मैं ठीक हो गया। मैंने क्या किया, बेदर्दी से खट्टा खाना शुरू कर दिया, टमाटर भी खाया, इमली भी खाया, लेकिन 6-7 महीने तक तो वो चलता रहा। लेकिन 6-7 महीने के बाद वापस मेरे को अर्थराइटिस का पेन शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने बोला मेरे से, टेवाणी साहब ने, कि आपने जो एकदम ये शुरू कर दिया ना खट्टा खाना, धीरे धीरे खाते तो हो सकता है ये परेशानी नहीं आती। अभी मैं 3 तारीख को बॉम्बे से बेंगलोर पहुंचा, अर्जेंट काम था मेरे को। 4 तारीख को मेरे को टेवाणी साहब का मैसेज आया कि भाई ये चौहान साहब का ये सेमिनार हो रहा है, आप आओ। मैंने कहा तो आज ही बेंगलोर पहुंचा हूँ। बोले देखो बहुत अच्छा है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं तुरंत जो है 6 तारीख को यहाँ पे पहुँचा। 6 तारीख से मैंने कैंप ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं बॉम्बे से बेंगलोर गया था, मैं वोवेरेन SR 100 लेता था, पेन होता था तो उस दिन भी लेके गया था मैं, उसके 1 दिन पहले भी ली थी। और जब मैं बेंगलोर से भोपाल के निकला तभी मैंने वोवेरेन SR 100 ली, पेन किलर। यहाँ आने के बाद कल तो बढ़िया लगा था मेरे को, आज मेरे को पैर में ज़बरदस्त दर्द हो रहा था, जाने से पहले भी हो रहा था। मैंने कहा यार ये फिर प्रॉब्लम होगी, पैर शुरू हो गया दर्द। आज मैंने दोपहर को वो भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं लिया, जो भी। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद मैं, मेरे पार्टनर शर्मा जी उनसे बोला, मैंने कहा आप जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कहा सर चलता हूँ, मैं चाबी मेरे को दे दो, मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे को पैर दर्द बिल्कुल गायब है, जो सवेरे से था अभी बिल्कुल 0 है। मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, कूद सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ। हो सकता है कि 5-7 दिन में बिल्कुल ही अच्छा हो जाऊँ। धन्यवाद। ये कच्चा खाने का, वो पक्का छोड़ने का, दूध, ये सभी को अनुभव है। तो आके बताइए, जब आप हमें रूबरू मिलते हैं, हाँ, जब हम आपको खिलाने आते हैं या कहीं भी, तो आप हमें बताते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ। बस यही बात यहाँ बताना है। आइए, हाँ, कोई भी ऐसा, यहाँ हमारा ही परिवार है, बिल्कुल क्षोभ न रखिए, एक के बाद एक, प्लीज, समय ना। आइए 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 आइए। तो मुझे कुछ ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। थोड़ा बहुत ये हुआ है कि कल बहुत सिर दर्द था, वो डाउन हो गया है, और जैसे पक्के खाने की इच्छा होती थी वो नहीं हो रही है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, ये तो चाय पीने की इच्छा भी नहीं हो रही, चाय नहीं मैं छोड़ सकती थी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा बड़ा अनुभव है ना, बहुत अच्छा अनुभव है। बस ऐसा जो भी आपका अनुभव है
आके सुनाते जाइए, क्योंकि वैसे 2 ही दिन गए हैं। एक तो पहले दिन आप ब्रेकफास्ट करके आए थे, आज भी तीसरा दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो टोटली वैसे देखें 2 ही दिन। तो 2 दिन में जितना फर्क है इतना आके बताइए। आइए, आते रहिए एक के बाद एक। हाँ, आप भी यहाँ आके बैठिए, जो समय हमारा, हाँ जी, जिसको बताना है यहाँ आके बैठ जाइए, तो जिससे समय बर्बाद ना हो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आजकल सभी को पता है कि भोजन कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, यहाँ सबसे नया परिवर्तन हुआ है कि भोजन कब करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। सबसे बेटर है कि यानी कि आप स्वस्थ रहो तो एकदम उपवास रहो, बाकी कुछ नहीं बताऊँगा मैं। आपके मन में भी परिवर्तन आ जाएगा, तो इतना भी काफ़ी है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं ये यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चाय सुबह उठते ही साथ मुझे चाय की ज़रूरत होती थी, वो मैंने 3 दिन से चाय बिल्कुल एक बार भी नहीं पी है। बस सिर दर्द हो रहा है। आज सर ने कहा था सुबह कि मैंने बताया था कि मुझे वॉमिटिंग जैसा एहसास हो रहा है जूस पीने के बाद, तो मैंने आज नहीं खाने का प्रण लिया था। वैसे तो मैं सुबह शाम ही रोज़ 2 दिन से खा रही थी, तो फिर मैंने सोचा बाद में कि मैं वो मैडम से मिली, मिसेस चौहान से, तो मैंने उनको बोला कि मैं दोपहर को भी मैं एनिमल ले सकती हूँ क्या, तो उन्होंने सर आपको ढूंढ रही थी नहीं मिले, तो उन्होंने बोला मैंने कहा मैं आज फास्टिंग कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे बोले मैंने बनाया है, आके देख लो, घर जाके फास्टिंग कर लेना। मैंने कहा सर ने तो कहा नहीं खाना, क्योंकि देख के आती हूँ। गई देखने, तो फिर उसके बाद 2 बार अंदर बाहर होके आज खा ही लिए। तो फिर मैंने सोचा अब शाम को आज नहीं खाऊंगी, फास्टिंग करना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है आपके सामने दूर हो तो क्या प्रॉब्लम आती वो आप दूर कर सकते। मैं अगर अकेले में करूंगी, जो प्रॉब्लम आती कौन दूर करेगा। वही मैं पूछ रही थी कि कितनी बार एनिमा लेना है और अपन लगातार कितनी बार ले सकते हैं। और जूस जो है, जैसे मैं चुकंदर का जूस वैसे भी लेती थी, आंवले का जूस वैसे भी, लेकिन उसका पारंपरिक तरीका नहीं पता था। डिटॉक्सिफिकेशन का मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा था, लेकिन मुझे तरीका बिल्कुल भी नहीं मालूम था, मिल्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तो वो चीज़ें जान के मुझको मतलब इतनी हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि ऐसा लग रहा है कि मैं जो चीज़ जानना चाह रही थी वो मुझे मिल गया। तो मैं बिल्कुल हृदय से करना चाहती हूँ, लेकिन इतने सालों से जो इस तरह से खाया है खाना, और एकदम से वो मतलब कैसे छूटे। वो आपने सही कहा कि यहाँ रहने से माहौल बनता है, लेकिन अब नहीं संभव हो पा रहा है, तो हमको आना जाना करते हैं, तो देख रहे हैं कि कैसा। और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से 5 दिन में अगर मेरा थायराइड और बीपी ख़त्म हो जाए तो मैं बहुत आभारी रहूँगी इस माहौल की, सर की और सब की। और मैं चाहती हूँ सब लोग स्वस्थ हो जाए। जी 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 जी, बस। और मैंने बिल्कुल, मुझे भूख भी नहीं लगती है, मतलब प्यास भूख कुछ भी नहीं लग रहा है। वो पता नहीं क्या वो अंदर गई और उसके बाद नहीं तो मैं अभी नहीं भी खाती, बल्कि खाने के बाद हेडेक होने लगा। खाना खाया फिर सर दर्द, तो अभी हैवीनेस लग रही है, तो फिर मैंने वो बीपी की टेबलेट खा ली आज। वो शाम को खाना खाना है कि नहीं? नहीं खाना है ना आज शाम को। हम तो कहते हैं जहाँ तक हो सके खाना पीना बंद कर दो। आपकी कितनी कैपेसिटी है आप खुद जज करो। अब वो 11 बजे वाला जूस लेना है कि वो भी छोड़ना है? वो भी आपको लेना है तो ले सकती हैं, नहीं ले तो भी निर्जल उपवास हो जाएगा। तो नहीं लेती तो भी अच्छा है, और ले भी लेती है तो इससे क्लिनसिंग होता है। तो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। बराबर, दोनों अच्छा है। चलिए, यही मेरा अनुभव है। धन्यवाद। यदि नहीं लेगी तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं भी निर्जल उपवास कर सकती हूँ। तो ये यहाँ मौका मिला है तो इसका वो ले लो। बाकी को स्त्री स्वभाव है ना, हाँ, ईश्वर ने स्त्री को इतना वो दे दिया है, हाँ, ममता, प्रेम, करुणा, कैसे सारे। तो भाऊ जी एवं आदरणीय चौहान जी, आपने यहाँ जो भी हम लोगों से छुड़वाया हमें बहुत अच्छा लगा। हम दूध चाय नहीं लेते, पहले भी नहीं लेते थे, और अभी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
थैंक कच्चा यू, भोजन से भी हमें कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो जो आपने बताया, मेरी मिसेस सरोज ने जो आपने पूछा, हाँ, तो वो तो खाने को ही बताएगी कभी भी, हाँ, क्योंकि ये स्त्री का स्वभाव है, खिलाओ खिलाओ और मारो सभी को, हाँ, खुद मरो और सभी को मार दो, हाँ, ये स्त्री का स्वभाव है। स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन के उपरांत मैं सिद्ध बाबू और चौहान साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आप सब पुण्य आत्माओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं पिछले 25 साल से इस केंद्र से जुड़ा हूँ। प्रयास रहता है कि प्राकृतिक जीवन जिया जाए, लेकिन मैं 2 बार पका हुआ भोजन नियमित करता रहा हूँ। यहाँ 3 दिन से अपक्व आहार रहने पर मेरी जो भोजन खाने से थकावट, आलस्य और एक तरह से काम करने में मन न लगना, ये तीनों 80% ख़त्म हो गए हैं। और एक गीत की 3 लाइनें याद आती हैं, उड़ती फिरूं तितली बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन। हमें भी याद आ गया आपको सुनकर, जीभ का टेस्ट, हाँ, जीभ का टेस्ट पेट में डलवाता है वेस्ट, जीभ का टेस्ट पेट में डलवाता है वेस्ट। आगे क्या होता है परिणाम इसका? रोग है, बीमारियां हैं, वो बन जाती है हमारी गेस्ट। तो क्या होता है, हमें करना होता है रेस्ट। अब हम काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो जीभ का टेस्ट पेट में डलवाता है वेस्ट। नतीजा ये आता है कि बीमारियां होती है गेस्ट, हमें करना पड़ता है रेस्ट। क्या होगा? आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर करवाएंगे टेस्ट और हमारे मनी हो गए वेस्ट। अब इससे बचना है तो स्टमक को दीजिए रेस्ट, स्टमक को, पेट को दीजिए रेस्ट और देखो जीवन हो जाएगा बेस्ट। ओके, आइए 5 मिनट, 4-5 मिनट अभी भी है हमारे पास। आइए, किसी को कुछ भी, आइए आइए। सिद्ध भाव जी को नमस्कार। मेरा नाम ओपी शर्मा है। मैं पेट से बड़ा परेशान था, भूख भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ये है कि मैं 5 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन अभी मैं रात को 3 बजे शायद पानी पीता हूँ। इसके बाद जहाँ आता हूँ पानी नहीं पीता हूँ, मतलब जब तक पानी नहीं पीता हूँ जब तक आप नहीं बोलते हो। और अभी 2 दिन से मेरे को चश्मा तो परमानेंटली लगा हुआ है, पास का और दूर का, लेकिन अभी मैं बढ़िया आराम से आपको वहाँ से बगैर चश्मे से देखता हूँ। और मैं चश्मा पहनता था, हवा के लिए एलर्जी है वैसे मेरे को, खाना खाता था मेरी आंखें फूलने लगती थी, लेकिन अभी यहाँ पे 2-3 दिन से खाना खा रहा हूँ, कोई आंखों में शिकायत तो नहीं, बाकी पेट में है अभी यार। अभी एनिमा ले रहा हूँ, एनिमा से मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है शरीर, लेकिन मेरा फिर भी पेट दर्द होता है हल्का हल्का। अब ये एनिमा का तरीका है, आपने बताया था, धीरे धीरे सही होगा। अगर एनिमा से फ़ायदे तो बहुत लग रहे हैं मेरे को, मैं दूसरों को भी यही बताता हूँ कि एनिमा लिया जाए। मेरा 2 दिन का एनिमा लिया हुआ है, ज़्यादा दिन भी नहीं है, मैंने पहली बार ही लिया हुआ था, लेकिन एनिमा से मेरे को लगता है काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पेट में जो शिकायत है मेरी वो दूर हो जाएगी। जी मचलाने की है वैसे मेरे शिकायत, और कुछ नहीं है, यही मेरा अनुभव है। थैंक यू। ये तीनों प्रयोग, एक एनिमा है, एक फास्टिंग है और एक आंवले वाला जूस है, तीनों मिलकर आपकी पेट की समस्या है ये इसे दूर कर देगा और बाद में फिर से समस्या न आ जाए, इसके लिए आप सचेत रहना। ये एनिमल प्रोडक्ट और
पकाया हुआ भोजन जहाँ तक हो सके न लिया जाए, और एकदम आपको लगता है कि नहीं अभी नख शिख आप ठीक हो गए हैं और आपको खाना मजबूरी है, तभी पकाया हुआ भोजन खाना, और इसमें भी सब्जी ज़्यादा अनाज कम। तो ये बात की बात है, लेकिन पहले ठीक हो जाओ, संपूर्ण स्वस्थ हो जाओ, और बाद में थोड़ा सा इतनी छूट लेनी है तो बाद में लेना। ओके, तो अभी एक अनुभव किसी को अब भी कहना है तो आ जाइए, बाद में हम यहाँ ख़त्म करेंगे। एक किसी को, ओके, तो अब ख़त्म करते हैं। आपके चरणों में फिर से बार बार सिया राम मैं सब जग जानी, करहू प्रणाम जोरी जुग पानी। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चौहान साहब का अभी टेलीविज़न पर लाइव प्रोग्राम है, टेलीकास्ट होने जा रहा है। यहाँ पर चौहान साहब के जाने के बाद बहुत ही सुंदर प्रोग्राम अभी होने वाला है। जैसे माताओं बहनों ने कहा था, तो उसके अनुसार कल सरोज बहन, आदरणीय सरोज बहन ने आपकी क्लास ली थी, ये भोजन कैसे कैसे बन रहा है, आपके प्रश्न भी बहुत थे। तो आज हमारा सौभाग्य है, कालू भाई हमारे बीच में है, जो शेड्यूल बनाया गया है, आप लोग यहीं पर बैठें। कालू भाई अभी आएंगे और आपको भोजन की रेसिपीज कैसे कैसे। साथ में मैं एक बात और बता दूं, गुजरात के बारे में आपने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना होगा, सरदार पटेल के बारे में, गांधी जी के बारे में सुना होगा, पर यह बात आप लोगों को पता नहीं है। आज मैं बतलाता हूँ, गुजरात के अंदर जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, उसमें कालू भाई और ये पूरी टीम जाकर के पूरा भोजन इस तरीके का करवाती है। तो गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ चल रही हैं। तो कालू भाई स्वयं आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इनको गुजराती सिखा दो, मैं टूटी फूटी हिंदी जानता हूँ, पर वो सब समझ जाएंगे। हिंदी में प्रोग्राम होगा। आदरणीय कालू भाई आइए। तो पहले तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव नहीं है, मेरी अनुभूति है। एक गुरुजी मुझे मिल गया है, तभी से मुझे अनुभूति हो रहा है। तो मुझे 400 डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग, ये सब रोग थे। तो मैं 20 गोली हर रोज़ खा रहा था और सब जगह पर जा रहा था। कोई बता रहे कि यहाँ दवाखाना है, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह पर कहीं रिजल्ट नहीं मिलता था। तो कोई लोग बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। तो मेरे परिवार बहुत बड़े हैं, तो मेरे घर भी शुगर की फैक्ट्री है, सबको शुगर है। इसीलिए किसी ने बोला कि आपको पितृदोष है, तो मेरे घर भागवत कथा बैठाई और 4,50,000 का खर्चा किया, तो किसी का शुगर गया नहीं। लेकिन एक दिन एक गुरुजी का पुस्तक मिला, वो मैंने पढ़ा और मेरी पत्नी ने पढ़ा, तो वो बोली कि आज से कसा खाएंगी। हम दोनों, उसको कोई रोग नहीं थे, वो बड़ी तगड़ी थी, 90 किलो की, अभी हमारे साथ है। तो वो क्या है कि मैं उसके साथ झगड़ा हर रोज़ कर रहा था, दवाइयाँ लेकर 20 गोली खा रहा था। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि आज से कच्चा खाएंगे। तो हमने पहले दिन से दवाइयाँ बंद कर दी और दवा बंद कर दी और कच्चा खाना चालू कर दिया। तो 10 दिन में मेरा डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल हो गया, बीपी चला गया। चर्म रोग मुझे 20 साल से था, तो वो भी चला गया। तो उन्हें अच्छा लगा उसको, तो मेरे घर गैस को ताला लगा दिया 4 महीने तक। अभी रसोई नहीं बना रही थी, सब कच्चा ही खिला रही। तो उसका वेट 2 महीने में 60 किलो हो गया, 60 केजी हो गया। और मेरा भी 85 था, तो वो 60 हो गया। तो उसको अच्छा लगा, तो नई नई आइटम बनाने लगी। गुरुजी घर पे आ रहा था, तो गुरुजी बोला कि पहले 2 घंटे का शिविर करते थे, वो बोला ये तो अच्छा है, तो अभी वनडे में ऐसी रेसिपी बनाए। आज भारत भर और विदेश में जा रहे हैं सब लोग, और वहाँ सबको खिलाते हैं, ये रेसिपी आपको खिलाते हैं। और मेरे पिताजी अभी 95 का है, उसको एक दिन अटैक आया, हार्ट अटैक, और पैरालिसिस हो गया।
तो हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि वो अभी 5 घंटे जीने वाला है, बाकी ऊपर चला जाएगा। तो मैंने सबको समझाया, हमारा परिवार को, मैंने बोला कि ये नई भोजन प्रणाली अपना ले। तो कोई ना बोलते थे, ऐसा बोला कि ये लड़के को पैसा खर्च होता है हॉस्पिटल का, इसीलिए ऐसा प्रयोग करता है। ये परिवार सब ऐसा ही बोलता है, कोई नहीं अपने जो करते हैं न तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ लो। सुबह में डॉक्टर आया, उसने बताया कि 5 घंटे रहने वाला है, कि तो सबने तैयारी कर ली कि गंगा जल पिलाया और ऐसे सब काम चालू हो गया, सब तैयारी। और मैंने बताया अभी मुझे एक मौका दीजिए, तो बोले कि कर ले ये तेरा प्रयोग। तो मैंने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया, ये नली निकाल दी खुराक की, और ये पेशाब में नली लगाया था वो निकाल दिया, घर पे लेके गया। और गुरुजी ने ये एनीमा समझाया ना, वो एनीमा करवाया घर पे लेकर। तो इतना बड़ा गंदा मल निकला कि काला डामर जैसा दुर्गंध मारता था। तो उसको राहत हो गई, शाम हो गया, शाम को फिर एनीमा दिया और पानी मांगा तो 2 चम्मच पानी खाली दिया। बाद में 4 दिन तक मैंने एनीमा उसको करवाया, 3 बार करवाता था और पानी देता रहा। 5वें दिन वो बैठकर मुझे बोला कि भैया मुझे खाने का है। तो मैं हमारा फार्म में गया और बरसिन लेके आया, वो गाय भैंस घोड़े को खिलाते हैं ना, वो घास का जूस बनवा कर पिलाया, और तरबूज का। 15 दिन वो जूस मैंने पिलाया तो धीरे धीरे चलने लगा। और आज 5 साल हो गया, अभी 10 किलोमीटर चल रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, खेत का। तो ये अनुभूति है कि इसीलिए हम गुरुजी के साथ जुड़ गए कि अभी मैं तो बहुत जगह पर पैसा खर्चा था तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। तो ऐसा अनुभव है। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मेरे 2 लड़के हैं और मैं और मेरी पत्नी, हम चारों लोग तो खाना खाते हैं। लेकिन मैंने एक कुत्ती पाला है, उसका नाम डोली है। तो ये भी 5 साल से कच्चा ही खा रही है, 6 घंटे का उपवास करती है और लौकी 1 किलो खा जाती है, आलू खाती है, पपीता खाती है, सब कुछ जो देते हैं वो सब खाती है। जो कुत्ता भी समझ गया है अभी कि ये खाना ज़रूरी है, कभी बीमार नहीं पड़ती है। तो यहाँ तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे लड़के छोटे हैं तो दूध पिलाना पड़ेंगे, पर ये हमारी डोली है ना, उसको हम जो रोटी बता दें तो मुँह घुमा देती है, कभी रोटी नहीं खाती है। तो ये आप एक बार प्रयोग करिए तो आपको पता चलेंगे कि कैसा फ़ायदा है। बाकी तो पढ़ा लिखा बहुत नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये साधना में आया तो बहुत अनुभूति होता है और बहुत सारा भगवान काम हमारा करता है। ये भारत का वड़ा प्रधान, माजी वड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी सेवा करने का हम दोनों को मौका मिला है। 10 दिन हम उसके घर रहा और उसको एनिमा देते और ये जूस सब पिलाते थे। तो वहाँ भी ऐसा मौका मिलता है कि मेरे अनपढ़ मेरे जैसा आदमी को, जो मुझे तो सब पागल समझते थे कि ये साला पागल है, कैसा खाना खा रहा है, पर भगवान काम करता है कि कहाँ तक पहुँचाया। जो ऐसी सेवा मिलती है तो क्या चाहिए आपको। बाकी तो बहुत हमारे पास मेरे ऑफिस है सूरत में, तो हर रोज़ 50 लोग आते हैं, उसको यही नई भोजन प्रणाली समझाता हूँ, सबका रोग निकलता है। एक भाई थे रत्नागिरी में रहते थे, तो उसको मुझे बोला है तो मैं सूरत से वहाँ गया महाराष्ट्र, और मैंने समझाया तो मुझे बोला कि ये मैं नहीं कर सकूँगा। मैं कहता क्या है, आपको तो नहीं कर सकता है। देखिए मैं 3 बार डायलिसिस करता हूँ, डेली सर्विस, और मैंने बताया शाम तक, तो वो बोला कि यहाँ बरसिन नहीं मिलेगा, ये रजका नहीं मिलेगा, मैं कैसे करूँ। मैं कहता चलो सूरत, तो मेरे साथ सूरत लाया और उसको 3 महीने तक बरसिन का रस, काकड़ी का रस और बेलपत्र का रस पिलाया, तो उसका डायलिसिस बंद हो गया और एकदम अच्छा चल रहा है। अभी जो उसने ना बोला था, उसने भी हमने एनिमा दिया तो अंदर से इतना पत्थर जैसा मल निकला था। वो लीलावती हॉस्पिटल है बम्बई का बड़ा हॉस्पिटल, उसका पेशेंट था। वहाँ डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि सेवा करो, तो आज वो जिंदा है, चल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं। तो बाकी ये प्रयोग करने का है, गुरुजी जो बता रहे हैं ये सही बात है। बाकी एक बार समझ में आ जाएगी तो आपके घर भी गैस को ताला लगाने का, बहन को तो मैं बोल रहा हूँ।
बरसिन बहुत अच्छा काम करती है। वो गाय भैंस घोड़े को घास खिलाती है, यहाँ मिलता है रोड पर। कल मैं मार्केट गया था तो बड़ा बड़ा डंग लगाया था, सब जगह पर मिलती है। और ऐसा तो मेरे पास बहुत अनुभव है, बहुत लोगों को अच्छा हो गया है। मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन गुजरात में मुझे सब डॉक्टर बोलते हैं कि ये डॉक्टर है कालू भाई। पर ये भगवान की कृपा है कि जो उसके साथ रहकर मैं सीख गया हूँ तो अच्छा है। मुझे भी गॉल ब्लैडर में पथरी था, तो मेरे मामा डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर। उसके पास मैं गया तो मेरा रिपोर्ट करवाया और मुझे एडमिट कर दिया। और मुझे बोला कि भांजा आपका ऑपरेशन करने का है। तो मैंने ना बोल दिया, मैं कि मैं ऑपरेशन कराने वाला नहीं हूँ। तो मुझे रजा नहीं देते थे। मेरे लड़के ने स्टैम्प कागज़ पे सही कर दिया कि मेरे पापा को कुछ हुआ तो हमारी जवाबदारी, आप रजा दीजिए। तो हम घर पे आया और मैंने 3 महीने तक जोशिस पर रहा मैं, तो पथरी निकल गया। वो जोशिस में नारियल पानी लगभग 500 नारियल ले लिया, पानी खाली पीता था। और दाड़म का रस पिया, वो मूली का रस पिया, वो कद्दू का रस पिया, ऐसे सब रस पिया तो सब निकल गया। पथरी अभी नहीं है। तो वो तो मेरा मामा था, वो भी मुझे काटने लगा कि आज खरेखर आया है तो मैं काट लूँ एम। डॉक्टर थे मेरे मामा। तो लेकिन अनुभूति है सबको, जो आपको भी अनुभूति होगी कि आपके घर एक बार दूध मंगवाना बंद कर दो। आज हमारे घर 10 साल से दूध आया ही नहीं है कभी। हमारे घर मेहमान लोग आते हैं तो हम यही सब जूस पिलाते हैं, बरसिन का जूस पिलाते हैं, ये तरबूज का पिलाते हैं, बीट का पिलाते हैं, सब जूस पिलाते हैं। हाँ, वो तो बोलेंगे तो बोलने दो, उसमें कुछ नहीं। पर एक बार जूस पीते हैं ना तो नाचने लगता है कि वो तो अच्छी चीज़ है। बाकी पैसे की बात तो छोड़ देता है, बाकी अच्छा बना के उसको पिलाना है। आज जो हम यहाँ लड्डू बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो हमारे गुजरात में शादी होती है तो वहाँ हमको बुलाते हैं। तो शादी में यही काउंटर होता है कि वहाँ सब लोग यही खाना खाते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे कोई, एक बार आप शुरुआत कर दो। बाकी रेसिपी में आपको जो जानना है वो मुझे बोलो तो मैं बता दूंगा। हाँ तो करवा लो। हमारे पास एक भाई है ने बम्बई में, सोनी है, जंती भाई करके, 154 किलो वजन था केजी, आज उसका 59 है खाली। ओ कालू भाई एक चीज ये बताइए, बरसिंग जो बताया आपने, वो जो जूस है, क्या बरसिंग जो डालना, कितना डालना चाहिए उसमें? बरसिन बस ये 100 ग्राम लेने का है, 100 ग्राम जो आपके घर में बनाने का है। तो अच्छा बरसिन 100 ग्राम, थोड़ा आदू और नींबू, अच्छा। इसे अंदर पुदीना थोड़ा डाल दो, पालक थोड़ा डाल दो तो ये अच्छा रहता है। कभी भी ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें जंगली चीजें भी आती हैं, गाय जो घास खाती है वो बरसिंग के साथ में, तो हम पहचानेंगे कैसे? क्या काफी ज्यादा जंगली चीजें भी तो आती हैं उसमें। कोई बात नहीं बहन, एक बार आप प्रयोग करके देखो, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा कालू भाई, आप जो है ये उसी चीज को अलग अलग कैसे बना के खिलाते हैं हमको, चीज वही है, वो थोड़ा टेक्निक बताइए हमको। हाँ तो Recipes। प्रैक्टिस बता देंगे, आप बोलेंगे ताकि तो हम कल ये हम ताकि हम ये आगे डेमोनेशन चालू कर रख देंगे सकें। कि आपके सामने बनाएंगे, सबके सामने आप- यहाँ लाकर। शॉर्ट में बताइए ताकि हम आगे भी चालू रख सकें। इनका प्रश्न ये है कालू भाई जी, ये जो रेसिपीज अपने यहाँ बन रही हैं, इन रेसिपीज के बारे में शॉर्ट में मतलब कौन कौन सी चीज़ कैसे बनती है आप अपने अंदाज में समझा दें। चटनी हुई या मीठे जो बनते हैं अलग अलग तरीके से तो इतने बन सकते आज हैं। जो लड्डू बनाया था वो नारियल सूरा था, वो तैयार मिलते हैं ना वही, उसमें शहद डाल दिया और ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, उसका पाउडर कर कर उसमें डाल दिया, थोड़ा इलायची था, बस ऐसे सबको मिलाकर लड्डू बना दिया। गाजर का हलवा बनाया था, वो तो आसार था बेन,
उसमें खाली गाजर थे, मिर्च थे और टिंडा आते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ डाल सकते हैं। उसमें खाली वो राई सूरा आते हैं, थोड़ा काला नमक, नींबू, ऐसे मिला दो तो ऐसा बन जाएंगे। और बोलो कुछ अब। हाँ, कौन सा नींबू? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। सर अभी ये रेसिपी की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारे घर हम कुछ नहीं बनाते हैं। पहली कालू बात तो मैं भाई, ये बता दूं। कालू भाई जी, आज सवेरे जो जूस मिला उसमें मीठापन कैसे था? गुड़ डाला था। यहाँ मैं गन्ने का रस कल ढूंढा, पर कई जगह पर मिलता नहीं है, निकर गन्ने का रस डालने का था, जी। उसके बदले में गुड़ डाला थोड़ा। अच्छा, और क्या क्या था उसमें? वो पालक थे, धनिया, पुदीना, लौकी, कद्दू, अदरक, नींबू अच्छा और जीरा पाउडर डाले थे और मरी पाउडर, काला मिर्च पाउडर। जी। आंवला डाला था। हाँ, आंवला तो बेस है ही। आंवला तो बहुत मुख्य है। डालते हैं अभी के, उससे पेट साफ अच्छा होता है। जी, पेटिस पेटिस बनाई थी, एक डिश कैसे बनाई थी? ऐसा बिन कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं उसमें। आपको जो अच्छा स्वाद आता है वो सब कुछ डाल सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें पचे शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, टिंडा टिंडा डाल सकते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। कालू भाई, वो पेस्ट्री कैसे बनाई थी? पेटिस 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 जी। अब उसमें अंकुरित मूंग थे और चना अंकुरित, उसको क्रश कर दिया, उसके अंदर सब मसाला डाल दिया, थोड़ा मिर्च डाला, अदरक डाला, ऐसे सब डालकर थोड़ा वो नारियल सूरा डाल दिया और उसको बराबर मिक्स करके बनवा दिया, पेटिस बन गया। उसमें ये यहाँ कोई पकाता नहीं है, हम सूरा कच्चा है। वो ढोकला बनाया था, वो था मूंग दाल और चने की दाल का था, उसको भिगा दिया और क्रश कर दिया, उसमें सब सब्जी डाल देते हैं तो गुंदा तैयार हो जाते हैं, बाकी उसको दबा देने का। ऐसा पूरा का पूरा थोड़ा रखना चाहिए जिसको पसंद है। तो आवाज नहीं, ये जो आपने आइटम फोटो में दिखाया ना इधर, हाँ। तो पूरा का पूरा भी थोड़ा रखना चाहिए। हर चीज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के किसी को टेस्ट नहीं आता है उसमें। तो अब जिसको भी आता हो, मुझे नहीं आता, मुझे तो पूरा, जैसे आपका गाजर है तो पूरा ही चाहिए, टमाटर है तो छोटा छोटा पूरा यही चाहिए। व्यवस्था है, आपको नहीं जमता है तो ऐसे ही खाओ। नहीं, हम ऐसे ही खाते हैं, हम नहीं खाते। गुरुजी भी ये नहीं खाते हैं, सब ऐसा ही खाते हैं, मरी मसाला नहीं डालते हैं। यहाँ तो बन सबको ये रेसिपी बनाने के लिए आपको दिखाना है तो कुछ तो करना पड़ेंगे ना बहन। जो आपको हम यहाँ लौकी ऐसे दे देते हैं तो आप नहीं खाएंगे। बाकी भैया एक कोई आएंगे ना, भार्गव भाई, वो आलू थे, आलू और लौकी था। क्या अंकुरित करते हैं ना, भिगा देते हैं, कोई बार अंकुरित करते हैं ऐसे। अभी रेसिपी में बता रहा हूँ आप सबको, यहाँ बुलवाया है ना, है नहीं नहीं, वो लौकी था बेन, लौकी और आलू डाला था, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाला था और राई का सूरा डाला और नींबू, इसीलिए पीला हो गया ना।
कद्दू भी खा सकते हैं, डाल सकते हैं ना अंदर। अभी आ रहा है। बस ऐसा ही खाना है। आज हमने डॉक्टर गुलाब ने बोला है कि आइसक्रीम बनाने का है, तो बिना दूध के हम आइसक्रीम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ कोई बना देंगे तो आइसक्रीम भी आपको खिलाएंगे नारियल के दूध से। बस यही बात है। बहुत मज़ा आ रहा है हमको। नहीं, बहुत बढ़िया। ये आलू है जो देखो, ये आलू हमारे घर हम रेसिपी कभी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं आलू। तो ये रेसिपी तैयार हो गई। आप रेसिपी के पीछे पड़ रहे हैं, इसीलिए तो तगड़े हो जाते हैं। कच्चा है। ये लौकी है। कोई ज़रूरत नहीं है। सब ऐसा है, छिलके की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ये प्राणी के पशु पंखी कोई छिलका निकालते नहीं है कभी। देखो ये भिंडी है। ये फूल गोभी है। कहीं भी जाए हमारे साथ कभी टिफिन नहीं होंगे हैं। पर क्या है कि मेहमान जो अपने घर आते हैं तो कुछ बनाना तो पड़ते हैं ना, इसीलिए ऐसा रेसिपी बनवा दो और उसको खिला दो, मेहमान भी अच्छा हो जाएंगे। वो उसको जूस बनवा कर ले लो ना, मिक्सी में डालकर जूस बनवा कर पीने का। ये नींबू है, तो उसको भी हम काटते नहीं हैं, ऐसे ही खाते हैं। ये सबसे बड़ा रेसिपी आपने बता दिया। सब लोग हमारा ये मगज खाते रेसिपी क्या डाला, क्यों डाला, ये रेसिपी। मिर्ची अभी नहीं आया है तो मिर्ची आपके सामने खा लेता हूँ। क्या? बस बीज निकाल देंगे, कुचा निकाल देंगे, बाकी रस अंदर उतर जाएंगे। खा लेते हैं ना, बीज की कोई ज़रूरत नहीं निकालने की। आप एक बार शुरुआत कर दो। भाई हम कभी ये चप्पू भी घर पे नहीं रखते हैं, फ्रिज में आकर ले लेते हैं। हमारी वाइफ को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जो आप ऐसे करते हैं तो ये भैया सब समझ जाएंगे कि यहाँ तो बहुत मज़ा आती है, आपको सबको शांति मिल जाएगी।
नहीं, जो ज़रूरत पड़े ऐसी सब्जी है तो फ्रिज में रखो, बाकी तो बाहर रहती है तो चलती है। हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कभी। बाकी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखने का है, 1-2 दिन चलता है। जो ज़रूरत है कि ख़राब हो जाती है ऐसा ही सब्जी रखने का। बाकी हम तो फ्रिज में ही नहीं रखते, घर पे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, तो वहाँ सब लोग आते हैं, ऐसे लेकर घर में घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ, धोने का तो चाहिए ना अच्छी। बाकी यही मैं बता दूँ, हमारा ग्रेप्स का शिविर था नासिक, एक फार्म में रखा था, तो हम 100 लोग थे। तो वहाँ के खेत वाला बोला कि उसमें तो बहुत दवाइयाँ लगवाई है, लेकिन हम सब लोग गए तो किसी ने धोया नहीं, ऐसे ही झाड़ पर ले लिया, तोड़ दिया, और सबको 5-5 केजी खा लिया शाम तक, किसी को कोई नहीं हुआ था। करके वो खेडूत भी बोलने लगा कि ये कैसा आदमी है सब लोग, कि दवाइयाँ भी खा गया तो कुछ नहीं हुआ। तो ये अनुभव करके आया है। अभी मैं गन्ने का रस यहाँ तो नहीं मिलता है, बाकी मैं 400 शुगर थे, अभी मैं हर रोज़ गन्ने का रस 5 गिलास पीता हूँ, और 51 दिन तक मैंने अंगूर पर में रहा था, तो भी मेरा शुगर नॉर्मल आया है। इसलिए हमने अभी सूरत में एक शिविर रखा है, गुजरात, 10 दिन का शिविर है। वहाँ सिर्फ ग्रेप्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। ग्रेप्स का जूस और काली और हरा दोनों, हाँ दोनों मिलेंगे। उसका जूस और ग्रेप्स वो 23 फरवरी से 4 मार्च तक है। बस जूस और ग्रेप्स, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला 10 दिन तक। हाँ रहती है, नेट में हमारी मासिक पत्रिका ही बाहर पड़ती है हर महीने। वेबसाइट है ना हमारा, ये बुक में लिखा है। हाँ, बेन ग्रेप्स में तो कोई रेसिपी बनाने का ही नहीं। जोशेस पर रखते हैं और निर्जला उपवास करवाते हैं। हाँ, निर्जला 1-2 दिन रखते हैं कभी कभी बीच में। उसका कांटेक्ट नंबर है मेरा, ये है 099 794 70862 862। 099 794, हाँ 794 70862। हाँ, वहाँ लगभग 700 लोग होंगे ये ग्रेप्स पर, अंगूर पर। इसके बाद दुबई में है बहन। उसके बाद फिर हम वहाँ से आएंगे तो हमारा शिविर अमेरिका हम जाना है, तो वहाँ भी फिक्स हो गया, कनाडा में है। हाँ हाँ, कालू भाई सावलिया। ये भी मैं बता दूं, कालू भाई मेरा नाम क्यों रखा, मैं बहुत काला था, लेकिन आज ये कच्चा खाना खाकर अभी गुरुजी मुझे धोलू भाई बोल रहे हैं। भाऊजी के पास तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर हम दोनों लगे रहते हैं। हाँ, सूरत में। दुबई में मैंने एक फार्म है रासल खेमा के पास,
वहाँ रखा है। दुबई से 120 किलोमीटर दूर है। बताइए ना, बता दिया। बस अभी तो कल दूसरा बताएंगे, कल कुछ नया बताएंगे। चलो ना। सूरत में कामरेज है दादा भगवान मंदिर। अमेरिका में तो मई में लगने वाला है, वो अभी फिक्स हो जाएंगे, बता देंगे आपको। सूरत में कामरेज 4 रास्ता